नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल की प्राचीन इतिहास की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्राचीन इतिहास के जो ये सीरीज़ चल रही है, आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत करेंगे और उसकी शुरुआत में सबसे पहले हम आज संगम युग कंप्लीट करेंगे। संगम युग की यदि हम कालखंड देखें तो वो 100 से 300 ईस्वी के बीच में, यानी कि 100 से 300 ईस्वी के मध्य का काल माना जाता है। संगम शब्द ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। देखिए, संगम काल की 3 सभाएं बहुत ही फेमस हैं। ये जो बैठकें होती थी, ये जो सभाएं होती थी दक्षिण भारत में संगम काल में, इन बैठकों में जो लेखक होते थे उन लेखकों के द्वारा कथाएं, रचनाएं, कविताएं, इस तरीके की बहुत सारी जो गद्य पद्य ये सारी रचनाएं की गई हैं, जिस कारण इस काल की जानकारी हमें इन्हीं रचनाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। और यही कारण है कि इस काल को संगम काल यानी कि सभाओं का काल कहा जाता है। तमिल कवि के द्वारा इन सभाओं में रचनाएं हुई हैं और यही कारण है कि इस काल का जो पूरा इतिहास है वो हमें तमिल भाषा में ही मिलता है, जिसे हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। देखिए, इस काल में अगर हम देखेंगे तो सामान्यतः 3 वंश हैं जो कि देखने को मिलते हैं। अगर हम भारत के एक रफली मैप के बेसिस पर देखें तो आप देखेंगे कि कृष्णा नदी के तट के किनारे पर, ये कृष्णा नदी का तट का किनारा होगा, यहाँ पर किस वंश के हम देखते हैं? चेर वंश। चेर वंश, इसका प्रतीक चिन्ह ये बहुत बार पूछा गया है इन दक्षिण भारत के राजवंशों के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो चेर राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो है धनुष। इसके बाद ये जो एरिया पड़ता है ये मालाबार का कोस्ट वाला एरिया है, केरल का। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमको तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र है ये मिलेगा। इस क्षेत्र में जिस वंश का शासन था वो था पांड्य वंश और इन वंश का प्रतीक चिन्ह था मछली। फिर और ऊपर जो तमिलनाडु का ही जो उत्तर का क्षेत्र है वहाँ पर चोल वंश का शासन था और चोल वंश की जो प्रतीक चिन्ह था वो था बाघ। इस काल की जो 3 प्रमुख सभाएं हुई हैं वो सभाएं सामान्यतः बहुत फेमस हैं और उसके विषय में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली जो सभा हुई है वो मदुरै में हुई है और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा की गई है। दूसरी सभा दक्षिण भारत के कपाटपुरम में हुई है, ये भी अगस्त ऋषि के द्वारा की गई है। तीसरी सभा उत्तरी मदुरई में हुई है और इसकी अध्यक्षता नकीरर के द्वारा की गई है। ये आपको याद करने वाली बात है कि तीनों सभाएं पांड्य राजाओं के द्वारा ही ऑर्गेनाइज कराई गई थी, यानी कि ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है इसी क्षेत्र में तीनों सभाओं का जो आयोजित की गई हैं, ये तीनों सभाएं इसी क्षेत्र में हुई हैं। बाकी अगर हम इस कालखंड की बात करें तो साहित्यिक प्रमाण हमको इन सभाओं के विषय में देखें तो वो नहीं के बराबर ही मिलते हैं, क्योंकि प्रथम संगम हुई है, यानी कि जो प्रथम सभा हुई है इसके प्रमाण हमको बहुत ही कम मिलते हैं। और दूसरी हमारी जो सभा है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि हमें इसका इतिहास मिलता है। किस में मिलता है? तोल काप्यम नाम की एक रचना है जो कि तोल काप्यर के द्वारा की गई है और इसे तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। किसे? तोल काप्यम को। इसके बाद जो तीसरी सभा है ये तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो उसके बाद की जो रचनाएं हैं वो हमें उनकी प्राप्ति हो रही है ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि हमें उस चीज़ें प्रमाणित रूप में मिल रही हैं। तो जिसने भी साहित्य इस काल के मिलते हैं वो सारे के सारे तीसरी संगम के जितने भी साहित्य तीसरी सभा में
इनकी रचनाएं हुई हैं वो सारे के सारे वर्तमान में उपस्थित हैं, जिस कारण से ये जो हमारी तीसरी संगम है, जो तीसरी सभा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम दूसरे राजवंश के विषय में देखेंगे दक्षिण भारत के, वो था चोल वंश। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था, और संगम साहित्य में ये एक विशेषता देखी गई है कि जो तिथियां हैं उनका वर्णन नहीं किया गया है। ये चीज़ें हमें संगम साहित्य में विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। इसके बाद चोल वंश का जो प्रमुख शासक था वो करिकल था। ये सबसे प्रतापी शासक माना गया। इनकी राजधानी थी पुहार, कावेरीपत्तनम, और इन्होंने विजय प्राप्त की थी श्रीलंका पर। इसके बाद पुनः चोलों का जब उदय आगे हम देखेंगे तो वो विजयालय के द्वारा होता है, जिसको कि हम आगे की क्लास में देखेंगे। ये जो संगम साहित्य के अंतर्गत हम देखेंगे वो सिर्फ इतना ही जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं। इसके बाद चेर वंश जो केरल का क्षेत्र था, मालाबार का, इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। यहाँ का प्रतापी शासक था सेनगुट्टुवन। ये हम संगम काल की बात कर रहे हैं। इसने इम्पॉर्टेंट ये है कि इसने जो सेनगुट्टुवन था, इसने गन्ने की पूजा का प्रारंभ किया था। इसने सबसे पहले पत्नी पूजा आप कह सकते हो या सती पूजा के नाम से भी जो शुरू हुआ है, ये जो प्रचलन हुआ है, ये सेनगुट्टुवन के द्वारा ही किया गया है। इसके बाद तीसरा राजवंश पांड्यवंश, इनका जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह मछली, मेगस्थनीज के द्वारा जो रचना की गई है इंडिका, उसमें हमको इस वंश का वर्णन मिलता है। विशेषता ये इस वंश की, पांड्यवंश की, यहाँ पर स्त्रियां राज्य करती थीं, और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा नेडियोन को माना जाता है। और नेडियोन ने क्या स्पेशल काम किया है? इसने समुद्र पूजा शुरू की। दक्षिण भारत के यदि हम आर्यकरण का श्रेय देखेंगे तो वो अगस्त ऋषि को जाता है। इसके बाद देवताओं का महत्व तो इस कालखंड में था, जो कि आप रचनाओं से ही देख सकते हो, किंतु उत्तर भारत से इनका जो स्वरूप है वो कुछ भिन्न प्रतीत होता है, जो आज भी हमें भिन्न प्रतीत होता है। देखिए, इनके प्रमुख देवता थे मुरुगन के बाद में फिर इन्हीं को सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से जाना गया। और इस काल के जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो संगम साहित्य है उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे संगम साहित्य का जो प्रथम रचना तोलकाप्पियम, जो कि तोलकाप्पियर के द्वारा की गई है। ये द्वितीय संगम में इसकी रचना हुई है। दूसरा है सिलपद्दिकारम, इसकी रचना की है इडिंगो अडिगल ने। इसमें क्या है? इसमें एक व्यापारी है, उसका नाम कोवलम है, उसकी पत्नी है, उसका नाम कनंगी है, और एक नर्तकी है जिसका नाम माधवी है। ये जो एक त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग है, इसको सिलपद्दिकारम में दर्शाया गया है। और इसी से प्रभावित होकर के ऐसा कहा जाता है कि जो सेनगुट्टुवन, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि उसने पत्नी पूजा या सती पूजा की शुरुआत की है, तो वो इसी सिलपद्दिकारम ग्रंथ से प्रभावित होकर के सेनगुट्टुवन ने पत्नी पूजा या गन्ने की पूजा शुरू की थी। इसके बाद जो तीसरा ग्रंथ आप देखोगे वो तिरुकुरर के द्वारा, तिरुवल्लूर, जो तिरुकुरर ये एक रचना है, इसे तिरुवल्लूर के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद एक और रचना आती है कुरल, इसे भी तिरुवल्लूर ने ही रचा है। तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। अब आगे की क्लास को हम नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।